All right, we'll come back to you. We'll continue get tracking developments with you, Vineet. But let's go across now and listen in to what Niti Aayog CEO Amitabh Kant is saying. कर चुकी हैं। तो जब आप पूरा भारत का नक्शा देखते हैं तो ये नीति आयोग ने 25 डिस्ट्रिक्ट ली, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को 43 डिस्ट्रिक्ट्स मिली और 33 डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और जो हमारी रणनीति है कि ये हेल्थ स्कूल एजुकेशन की 7 हुई, एग्रीकल्चर की 4 हुई, रूरल डेवलपमेंट की 5 हुई, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ये बांट दी गई 43 डिस्ट्रिक्ट, और नीति आयोग मिनिस्ट्रीज़ और होम मिनिस्ट्री आपस में compete करेंगी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आगे जाती हैं। जब ये सिलेक्शन हो गया था तो प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि ये सारी लिस्ट पहले स्टेट्स को भेजो और उनसे भी क्रॉस चेक करो कि अगर उनके कोई डेटा है जिससे कोई बदलाव वो लाना चाहते हैं तो ये सारी लिस्ट स्टेट्स को भेजी गई। और 7 स्टेट्स ऐसे थे, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर सिलेक्शन किया था, वो उनको बताया गया, तो पर 7 स्टेट्स ने कहा कि हम ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बदलना चाहते हैं। तो 7 स्टेट्स ने जो बदलाव किया, उन्होंने जो रिकमेंडेशन किए वो हमने मान लिए और कई डिस्ट्रिक्ट्स बदली गई, जैसे कि कर्नाटक में बदली गई और कर्नाटक में 2 डिस्ट्रिक्ट बदली गई, राजस्थान में बाड़मेर के बदले बारन लिया गया, सिक्किम में बदली गई, गुजरात में मोरबी के बदले दाहोद लिया, महाराष्ट्र में जलगांव के बदले वाशिम और नांदेड़ के बदले उस्मानाबाद लिया गया। तो ये जो 115 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये इंडिया के मैप पर जब हम देखते हैं तो बड़े ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से सेलेक्ट की गई, स्टेट्स को कंसल्ट किया गया और कोई पॉलिटिक्स इसमें नहीं आई। अब हमारे को इसको इनमें बदलाव लाने के लिए जो हमारी रणनीति है कि कैसे इन डिस्ट्रिक्ट्स को बदलाव किया जाए, तो हमारा जो फोकस एरिया है वो स्वास्थ्य, हेल्थ और न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य और पोषण है, एजुकेशन शिक्षा है, कृषि एग्रीकल्चर है, वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल कौशल और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हम जो कोशिश कर रहे हैं कि एक मास मूवमेंट बने जिसमें सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सब मिलके काम करें। और 48 इंडिकेटर्स हमने चुने हैं, जिस पे मैं आऊँगा, 48 इंडिकेटर्स। और ये पहली बार है कि हमने डिस्ट्रिक्ट्स को साधारण तरीके से, जब हम डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो हम लोग को पता नहीं रहता कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। तो वो 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे होता है उसके बेसिस पर वो 2018 में भी हम 2011 के डेटा पे काम करते रहते हैं। तो हमने ये किया कि अभी के समय डिस्ट्रिक्ट कहाँ है और स्टेट के मुकाबले कहाँ है और नेशनल परफॉर्मेंस के हिसाब से कहाँ है, जिस पे मैं आऊँगा। पर जब हमने देखा कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट पे, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए स्कीम्स अप्रूव्ड हैं, सब मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम अप्रूव्ड है, पर ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट पर कोई असर नहीं हो रहा है। और ये इसका क्या कारण है? एक तो ये देखा गया कि ये जिलों में बड़ा हतोत्साहित, बहुत ही निराश और कोई ऊर्जा नहीं है, कोई जोश नहीं है और बड़ा ही ख़राब इम्प्लीमेंटेशन है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है और लगातार ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र होते चले जा रहे हैं, कोई विजन नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है। पर परिवर्तन होना ज़रूरी है और ये जो जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं इनमें हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो उसको करने के लिए जो रणनीति बनाई गई कि भारत सरकार 115 प्रभारी ऑफिसर लगाएगा एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर, और उसके अलावा ये ऑफिसर्स को, और स्टेट में भी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रभारी ऑफिसर दिया गया। तो स्टेट का एक प्रभारी ऑफिसर होगा, सेंटर का एक प्रभारी ऑफिसर होगा, और दूसरा एक एम्पावर्ड कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बनाई गई जो सीओ नीति आयोग जिसके अध्यक्ष हैं। उसमें कहा गया कि भारत सरकार की कोई भी स्कीम में अगर बदलाव लाना है इन डिस्ट्रिक्ट्स को मदद करने के लिए, एनी चेंज दैट इज रिक्वायर्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम टू असेस दीज डिस्ट्रिक्ट्स विल बी मेड बाय दिस एम्पावर्ड कमेटी एंड द फोकस विल बी टू ट्रांसफॉर्म दीज डिस्ट्रिक्ट्स। इसी तरह स्टेट्स में भी कमेटी बनी वहाँ के चीफ सेक्रेटरीज के अंडर, और वहाँ भी प्रभारी ऑफिसर बनाए गए। तो हमारा लक्ष्य ये था कि ये नकारात्मकता को बदलना है, परिवर्तन संभव है
और कम समय में संभव है। और मैं उसको दिखाऊंगा कि ना केवल हमारे विदेश से कोई ज़रूरत नहीं है कि एग्जाम्पल लिया जाए, हमारे देश में ही कई डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए गए हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन डिस्ट्रिक्ट्स को बैकवर्ड ना कहा जाए, इनको आकांक्षावान डिस्ट्रिक्ट कहा जाए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट किया जाए। और हर डिस्ट्रिक्ट को कहा गया, एक मॉडल प्लान दिया गया और कि आप अपना विजन और एक्शन प्लान बनाइए। और ये कहा गया कि आसान कदम जिसमें सबसे जल्दी रिजल्ट परिणाम मिले उनको पकड़ा जाए। और मिनिस्ट्रीज़ को कहा गया कि इनको प्रायोरिटाइज कीजिए, इनकी सहायता कीजिए, इनकी मदद कीजिए, इनको आगे ले जाया जाए। और ये था कि एक डेवलपमेंट को एक मास मूवमेंट बनाया जाए और जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंटेशन पर पूरा फोकस रखा जाए। तो इस तरह से हम आगे बढ़े हैं। पहली बार ये हुआ कि जैसे मैंने बताया कि पहली बार ये हुआ कि रियल टाइम डेटा, ये हमने ग्रास रूट से रियल टाइम डेटा लिया। पहले हम पुराने डेटा पर काम करते रहते थे। Suresh Prabhuji onto the dais. Shri Nenong Erong, welcome Suresh Prabhuji onto the dais. Kindly continue. माननीय वाणिज्य और व्यवसाय मंत्री जी, और तो पहली बार ये हुआ हिंदुस्तान में, ये पहली बार हो रहा है कि हम रियल टाइम डेटा पर काम कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ये है, ये रियल टाइम डेटा पर कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य ये है कि जो बदलाव हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, कि एक साल और दूसरे साल के बीच में जो चेंज हो रहा है उसको हम पकड़ें, जिसको डेल्टा कहा जाता है। कि हिस्टोरिकली देखेंगे तो केरला हमेशा एजुकेशन में और हेल्थ में अच्छा करेगा, हिस्टोरिकली वो करता चला आ रहा है, पर वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि एक साल के अंदर किस जगह कौन सी स्टेट ने, कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा किया है। तो हम कैप्चर कर रहे हैं डेटा के बेसिस पर क्या बदलाव एक साल के अंदर आ रहा है, और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं स्टेट के बेस्ट और नेशन बेस्ट के साथ, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट को रैंक कर रहे हैं। तो अप्रैल 1 को आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट 115 डिस्ट्रिक्ट में से नंबर 1 पर है और कौन सी 115 पर है 48 इंडिकेटर्स में, और कौन सी 114 पर है। और ये मिनट टू मिनट इन डिस्ट्रिक्ट्स को आगे बढ़ना पड़ेगा, हर मिनट और हर महीने हम इसका रिजल्ट अनाउंस करते चलेंगे रियल टाइम डेटा के बेसिस पे। तो हर डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर जो नंबर 1 है वो हो सकता है नंबर 115 बाद में आ जाए और 115 जो है वो नंबर 1 पे आ जाए अगर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। तो इसमें हमारा लक्ष्य कि कंपटीशन शुरू हो, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में बड़े ज़बरदस्त कंपटीशन हो इन सारे 48 पैरामीटर्स में, और कंपटीशन पब्लिक डोमेन में हो जिसको कि हम सबके आगे छोड़ देंगे और सब लोग देखें कि कौन डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ रही है, और रैंकिंग की जाए और लोगों को पता चले कि कहाँ पर अच्छा काम हो रहा है और कहाँ बुरा काम हो रहा है। तो ये हम दिखाते हैं कि जैसे साहबगंज डिस्ट्रिक्ट हम झारखंड में लेते हैं, तो हमने बताया कि वहाँ अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी देखें, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत ज़रूरी है और क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग वहीं हो सकती है, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी देखते हैं तो साहबगंज में केवल 48.2% है। उसी स्टेट झारखंड में जो पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूम में, वहाँ 82% हो चुकी है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, और हिंदुस्तान में करीब 18 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है। तो और अगर हम ये इम्यूनाइजेशन देखें तो साहबगंज में केवल 62% है, पर उसी स्टेट झारखंड में दुमका में 76% है, और अगर हिंदुस्तान का सबसे अच्छा देखें तो 98% फरीदकोट पंजाब में है। और ड्रॉप आउट रेट देखें, ड्रॉप आउट रेट एलिमेंट्री लेवल पर देखें तो साहबगंज में करीब 12% ड्रॉप आउट लेवल है, पर स्टेट का बेस्ट देखते हैं तो बोकारो में केवल 2.6% है, और 89 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं हिंदुस्तान में जहां ड्रॉप आउट लेवल 0 है। और अगर अनइलेक्ट्रीफाइड हाउसेस देखें तो 50% हैं और स्टेट साहबगंज में, पर लातेहार में 36% है, और 124 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां 0%, मतलब सारे घर इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। तो बहुत उदाहरण है जहां बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे देश में। इसी तरह अगर नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र को देखते हैं तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर कर लिया है कि क्या वो कहाँ पर है। उसी स्टेट में सिंधुदुर्ग बहुत आगे चला गया है, नंदुरबार पीछे रह गया है,
नंदुरबार पीछे रह गया है, पर सिंधुदुर्ग बहुत आगे चला गया है, बहुत असमानता है। और हिंदुस्तान को देखते हैं तो 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां की 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है। तो हर डिस्ट्रिक्ट का कंपैरिजन हमने किया। इसी तरह सीतामढ़ी का हमने कंपैरिजन किया, जहां ये जो प्री बर्थ केयर है, मेडिकल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 2.5% है केवल, और स्टेट का बेस्ट सिवान में 9% है, इंडिया का बेस्ट 83% है नॉर्थ गोवा में। और सीतामढ़ी में हम देखते हैं कि पीपल टीचर रेशियो तो 74 बच्चों के लिए केवल एक टीचर है, और नालंदा में 42 बच्चों के लिए एक टीचर है। और इंडिया का जो RTE का राइट टू एजुकेशन का जो रेट है कि 30 बच्चों के लिए एक टीचर होना चाहिए, 14 डिस्ट्रिक्ट्स में है। इसी तरह चिल्ड्रन अंडर 5 स्टंटिंग, विलेज ODF सारा हमने कंपेयर किया है, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट। राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट का किया हमने, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट का किया। तो हर डिस्ट्रिक्ट को हमने कंपेयर करके रियल टाइम बेसिस पर वो कहाँ खड़ा है अपने स्टेट में और नेशन के हिसाब से कहाँ खड़ा है। इसी तरह विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर किया, सबको कंपेयर किया है, और आप सबको पता चल जाएगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। और पहले अप्रैल को हम पब्लिक डोमेन में इस रैंकिंग को डाल देंगे और ये सब पब्लिश डेटा होगा। जब हम एनुअल रैंकिंग करेंगे तो हमने 48 इंडिकेटर्स लिए हैं, और ये हमारा संकल्प है कि ये डिस्ट्रिक्ट्स को हम पहले स्टेट की सबसे अच्छे डिस्ट्रिक्ट के बराबर में ले आएं, और आगे चल के हम इसको हिंदुस्तान की सबसे अच्छी डिस्ट्रिक्ट के बराबर में ले जाएं। और रेगुलर मॉनिटरिंग हो, रैंकिंग हो, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो, तो सबको पता चले कि कौन कलेक्टर अच्छा कर रहा है, कौन MLA अच्छा कर रहा है, कौन MP अच्छा कर रहा है, कहाँ मास मूवमेंट हो रहा है। और उसी हिसाब से लोग भी उसी हिसाब से वोटिंग करें, लोग उसी हिसाब से कलेक्टर की CR भी लिखें, तो डैशबोर्ड रिफ्लेक्ट करेगा कैसे चेंज होगा। और इसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन को हमने 30% दिया है, एजुकेशन को 30% दिया है मार्क, एग्रीकल्चर इरिगेशन 20% दिए हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्किल फॉर्मेशन को 10% दिए हैं, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड इलेक्ट्रिसिटी को 10% दिए हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पूरा रोल इसमें नहीं होता बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इसलिए 10% दिए हैं। पर एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर पर बहुत 80% मार्क की फोकस की है। तो ये हमने तय किया है कि हर इंडिकेटर को हम अगले एक हफ्ते के अंदर क्या चीज़ करनी है जिससे कि ये डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ सकें। क्या 3 चीज़ें करनी है, जो बहुत ही सरल और आसान 3 चीज़ें हैं जिसको करने से ये डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ सकेंगे। इसकी हमने एक बुकलेट बनाई है, एक प्राइमर जिसको कहते हैं, सारे 48 इंडिकेटर्स पर सिंपल चीज़ें क्या करनी है जिससे कि आगे बढ़ेंगे। जैसे कि परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हैविंग सीवियर एनीमिया की लिस्टिंग, ऑल प्रेग्नेंट एनीमिक वुमेन उनको लिस्ट करना, इंट्रावेनस आयरन टू बी प्रोवाइडेड, गिव आयरन फॉलिक एसिड टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। ये सब चीज़ें हम लिस्ट करके सबको बताएंगे और इसको आगे ले जाएंगे, और ये एक मास मूवमेंट की तरह इसको कन्वर्ट करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनवरी 5 को 2 दिन की वर्कशॉप करवाई थी, जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने इन 5 क्षेत्रों में, और क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट भी हैं, क्योंकि ये ज़रूरी था कि प्रधानमंत्री जी इन लोगों ने अपने अपने एक्शन प्लान बनाए, प्रधानमंत्री जी के आगे पेश किए, और ये ज़रूरी था कि इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स में भी एक ऊर्जा आए, जोश आए, उत्साह आए, एक मोटिवेशन आए, और प्रधानमंत्री जी ने इन सबको चुनौतियां दी। और ये एक पहला अवसर था कि इन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ किसी प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट इंटरैक्शन किया हो कि डिस्ट्रिक्ट्स को बदलो और आगे चलो। तो ये इसको प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश थे कि इस प्रोग्राम को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि देश कभी 9-10% पर आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक कि इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें बदलाव ना आए। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये सरकार के अकेले बस का नहीं है, तो कुछ अच्छे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को लिया जाए, जो कि जैसे हमने पीरामल एजुकेशन को लिया, ITC को लिया, कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को हमने टाटा ट्रस्ट को इन्वॉल्व किया, कि इन सबको उपयोग करके ग्रास रूट पर चेंज लाया जाए, ग्रास रूट में चेंज करें। तीसरा कि ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के CSR फंड्स होते हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि हम लोग को पावर दे दी गई है कि गवर्नमेंट स्कीम्स में जो बदलाव लाने लाओ, और पर इन डिस्ट्रिक्ट्स को इम्प्रूव
इम्प्रूव करो। चौथा उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को इन्वॉल्व करना है तो एनसीसी, एनएसएस, एनवाईके को इन्वॉल्व करें। और पांचवा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फंक्शनरीज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारे हैं, उन सबको इन्वॉल्व करें। और जो संसद आदर्श ग्राम योजना है उससे भी कन्वर्ज करें। और मिनिस्ट्रीज को खास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, पर नीति आयोग एक कॉमन स्ट्रैटेजी करेगा, उसको कोऑर्डिनेट करेगा, सुपरवाइज करेगा, मॉनिटर करेगा, इवैल्यूएट करेगा। तो ये स्कीम हमारे विचार से इन सब में स्टेट्स का बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है और स्टेट्स के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। कई चीज़ें हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स कलेक्टर्स बदलाव ला सकते हैं, पर कई चीज़ें हैं जिसमें स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि वैकेंसीज फिलअप करनी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, इन सब में सेंटर और स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये पहली बार है कि सेंटर, स्टेट और कलेक्टर्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सब मिल के काम कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता था कि क्या चुनौतियाँ हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं और क्या परेशानियाँ हैं फील्ड लेवल पर। अब हम एजुकेशन को देखते हैं। अगर हम एजुकेशन को देखते हैं, राइट टू एजुकेशन नॉर्म है 30 बच्चों के लिए एक टीचर होना। और ये मैप दिखाता है, जो यहाँ आप देख रहे हैं, मैप दिखाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में, अब सीतामढ़ी बिहार में देखते हैं तो 74 बच्चों के लिए एक टीचर है, अरारिया में 61 बच्चों के लिए एक टीचर है, कटिहार में 58 बच्चों के लिए एक टीचर है और शेखपुरा में 61 बच्चों के लिए एक टीचर है। ये संभव ही नहीं है कि एक टीचर 61 बच्चों को या 74 बच्चों को पढ़ा सके। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बहराइच में 51 बच्चों के लिए एक टीचर है, बलरामपुर में करीब 40 बच्चों के लिए एक टीचर है। और असम, मध्य प्रदेश में टीचर्स हैं और वो ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुत बड़ी शॉर्टेज है। और इस हिसाब से अब जब मैं आपको ये फ़ोटो दिखाता हूँ मिहिर पूर्वा बहराइच उत्तर प्रदेश की, जहाँ की 374 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मिहिर पूर्वा प्राइमरी स्कूल में 374 बच्चों के लिए केवल 2 टीचर हैं। और यह संभव नहीं है कि 374 बच्चों को केवल 2 टीचर पढ़ा सके, हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ हमने देखी ग्रास रूट लेवल पर कि प्राइमरी स्कूल तक बच्चे जाते हैं 5वीं तक, पर छठी when they move from primary to upper primary there is a huge dropout, बहुत बड़ा गिराव है। 30% बच्चे प्राइमरी स्कूल से अपर प्राइमरी में, हमने जो 20 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट देखी उसमें 30% ड्रॉप आउट है क्योंकि अपर प्राइमरी स्कूल है ही नहीं वहाँ। बहराइच में प्राइमरी स्कूल पर जो आप देखते हैं 78% बच्चे जाते हैं, अपर प्राइमरी में केवल 41%। बलरामपुर में 75% बच्चे जाते हैं प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी में केवल 28%। चित्रकूट में 100% बच्चे जाते हैं प्राइमरी, पर जब अपर प्राइमरी होता है तो 70 जाते हैं। और श्रावस्ती में 88 से गिर के फिर करीब 48 तक आ जाता है। और इसी तरह बिहार में और भी बड़ा गिराव है, सीतामढ़ी में 96% से 97% हो जाता है और 90% से, अरारिया में 90% से 48% हो जाता है। और यही स्थिति असम में है, यही स्थिति मध्य प्रदेश में है। तो प्राइमरी स्कूल हैं, बच्चे जाते हैं, छठी क्लास में 30% से ज़्यादा ड्रॉप आउट हो जा रहा है। तो जब तक अपर प्राइमरी स्कूल नहीं होंगे तब तक एजुकेशन इंप्रूव नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ कि मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ प्राइमरी स्कूल खारूपेतिया दारंग डिस्ट्रिक्ट असम का, जहाँ 5 प्राइमरी स्कूल है, 1300 बच्चे हैं। और एक प्राइमरी स्कूल है सड़कली असम में, अपर प्राइमरी स्कूल, जहाँ एक प्राइमरी स्कूल में करीब 347 बच्चे हैं। तो ये ज़रूरी है कि कोई तरीका निकाला जाए या प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा स्कूल खुल गए हैं, फैल गए हैं, उनको कंसोलिडेट किया जाए या अपर प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी स्कूल में कन्वर्ट किया जाए। तीसरी चीज़ जो हमने देखी कि टीचर्स हैं पर सारे अनट्रेंड हैं, कोई ट्रेनिंग हुई नहीं है और करीब 85% अनट्रेंड टीचर्स हैं इन सर्विस। 20 डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा 85% अनट्रेंड टीचर्स हैं। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट में 95, 96, 94% टीचर्स ने कभी ट्रेनिंग की नहीं है। कभी ट्रेनिंग उनको क्या होती है, पढ़ाना क्या होता है, कभी ट्रेनिंग हुई नहीं है उनकी। बिहार में इसी तरह, बेगूसराय में 100% टीचर्स अनट्रेंड है, असम में करीब 87% टीचर्स अनट्रेंड है, मध्य प्रदेश में 93, 91% अनट्रेंड है। और ये एक फ़ोटो आपको दिखाता हूँ मैं डाइट फैसिलिटी की मध्य प्रदेश की, जहाँ ये एक डाइट फैसिलिटी ट्रेनिंग के लिए बनाई गई है
और ये बरवानी मध्य प्रदेश में है, डाइट की बिल्डिंग है, पर केवल एक प्रिंसिपल है, एक लेक्चरर है और कभी यहाँ ट्रेनिंग हुई नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है पर कभी टीचर्स नहीं है। और चंगा ब्लॉक बारापेट्टा में देखते हैं तो बच्चों को बहुत दूर एक्सेस, स्कूल का एक्सेस प्रॉब्लम है वहाँ बहुत दूर, क्योंकि फ्लड आता है तो दूर। और ये भारत की एक प्रत्येकता है कि कई अजीब किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बड़ा राज्य है तो बच्चों को डेली फ्लड को पार करके जाना पड़ता है, नदी को पार करके अपने स्कूल जाना होता है। और प्राइमरी स्कूल आइलैंड में है तो इसलिए बच्चों को, खासकर गर्ल स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत है। और मैं आपको झूकर जोगी जो लातरी ब्लॉक विदिशा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, यहाँ 276, ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट का हाल है मध्य प्रदेश में। विदिशा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में मैडम 276 ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर कि एक ही टीचर है और 114 सिंगल क्लासरूम टीचर हैं। 2686 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और केवल 114 सिंगल क्लासरूम टीचर्स हैं इनमें। और कई जगह मैं कटिहार का बताता हूँ कि कटिहार बिहार में इतनी गरीबी है कि वहाँ एक ही मिड डे मील मिलता है, तो बच्चों को कन्वर्जेंस और इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को अगर खाना नहीं मिलेगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे। तो मल्टी प्रोंग्ड अटैक ज़रूरी है। पर ये सब चैलेंजेस हैं, पर कई स्टेट्स ने और कई डिस्ट्रिक्ट्स ने इनको बहुत सराहनीय तरह से इनका सलूशन निकाला है। और हमें कहीं विदेश में देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश में ही बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और कई डिस्ट्रिक्ट्स ने और कई स्टेट्स ने बहुत ही लाजवाब काम किया है इन सब चीज़ों में। एंड एक्सेलेंट वर्क हैज़ बीन डन बाय सेवरल स्टेट्स एंड सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। राजस्थान ने छोटे स्कूलों को अपने साथ इंटीग्रेट किया, केजी से लेकर 12वें स्कूल तक इनको इंटीग्रेट किया और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया, और इससे लर्निंग आउटकम बहुत, उसी नंबर ऑफ टीचर्स से लर्निंग आउटकम में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मध्य प्रदेश में 11,000 टीचर्स का रीडिप्लॉयमेंट हुआ है अक्रॉस द स्टेट। उन्होंने ट्रांसप्लांट, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन मैकेनिज्म से, जहां पर ज़्यादा टीचर्स थे उनको डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र किया और बहुत ही ऑनलाइन तरीके से किया। और यही हरियाणा में हुआ। हरियाणा में 3 चॉइसेस लिए गए और उसी हिसाब से ट्रांसफ़र किया गया और 98% सेटिस्फैक्शन है टीचर्स में। और गुजरात में जितने एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल थे इनको अपर प्राइमरी स्कूल में अपग्रेड किया गया और कोई ड्रॉप आउट नहीं हो रहा है वहाँ पर। और डाइट फैसिलिटी पोजीशन, कई स्टेट्स में ऐसा हुआ कि जो सबसे अच्छे टीचर्स थे उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में डाला गया। तो हमारे ही देश में बहुत बदलाव हुआ है। ये मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ बहराइच उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर टीचर्स ने खुद मिल के करीब 2.5 लाख रुपया अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट किया और पूरे क्लासेस बनवाए और वहाँ पर इनरोलमेंट करीब 10% बढ़ा है। राजस्थान में करीब 18,000 स्कूल्स हैं जिनको मर्ज किया गया है और इससे इनरोलमेंट बढ़ा, ट्रांजिशन रेट बढ़ा और सेविंग्स हुई, एफिशिएंट मॉनिटरिंग हुई, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुए। और कई स्टेट्स ऐसे हैं, क्योंकि एक चीज़ हुई है कि बड़ा सब ऑप्टिमल साइज एंड स्केल हो गया है। हम बहुत ज़्यादा स्कूल्स बना रहे हैं और हम उसको, स्कूल्स तो बना रहे हैं पर उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो सही नंबर ऑफ स्कूल चाहिए और उनमें टीचर्स और फैसिलिटीज़ चाहिए। तो एमपी, कई स्टेट्स इसी तरह की कार्रवाई कर रही हैं। मध्य प्रदेश में 46,000 स्कूल्स को मर्ज किया जा रहा है 21,000 स्कूलों में। उड़ीसा में 4,200 सेम कैंपस स्कूल्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है विद, जहाँ सारा इंटीग्रेशन हो रहा है। और झारखंड में 7,600 स्कूल्स को, जहाँ 60 बच्चों से कम हैं, उन सबको मर्ज किया जा रहा है। तो कई जगह बहुत अच्छा काम किया जा रहा है इसी तरह। मैं आपको अब पब्लिक हेल्थ में ले जाता हूं, जहां मैं संस्थागत कमियां क्या क्या हैं, मानव संसाधन की कमियां क्या क्या हैं, सेवा उपलब्धता क्या है और कन्वर्जेंस कैसे हो सकता है। तो मैं ये दिखाना चाहता था कि अगर शेखपुरा बिहार को देखते हैं तो जब हमने उनकी फैसिलिटीज़ लिस्ट की तो उनके यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एडिशनल पीएचसी भी है, सब सेंटर्स भी हैं, आंगनवाड़ीज़ भी हैं, सब कुछ है। हार्डवेयर है, पर आप बिल्डिंग की हालत देखिए क्या है। वहाँ हार्डवेयर है पर सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रोसेस नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, स्टाफ नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है और गवर्नेंस नहीं है उसमें। तो फैसिलिटीज़ होंगी भी पर गवर्नेंस की बहुत ज़्यादा वीकनेस है। ये शेखपुरा बिहार में लेबर रूम की हालत है, तो वहाँ लेबर डिलीवरी तो हो नहीं सकती इस हालत में अगर आप देखें। और हुसैनाबाद में ये आंगनवाड़ी किचन है जहाँ पर कि कोई आंगनवाड़ी काम कर नहीं सकती इसमें। और कई जगह ये देखा गया कि
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में स्पेशलिस्ट नहीं है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं पर वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और एब्सेंस सुपरविजन मेजरमेंट नहीं हो रहा है। अब ग्वालपारा में देखते हैं तो ये दुधनई फर्स्ट रेफरल यूनिट है, पेशेंट्स आते हैं पर उनको ओपन एरिया में ट्रीट किया जाता है। लखीपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, ये फील्ड की पोजीशन बता रहा हूँ आपको, सारी फील्ड में जा कर देखा हम लोग। लखीपुर में ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है पर चल नहीं रही है, 1.5-2 साल से चल नहीं रही है क्योंकि मैन पावर नहीं है। तो ये डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट क्या हमने देखा कि डिलीवरी के लिए डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, ड्रग चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए। जब तक ये सारी चीज़ें चेन में नहीं होती हैं, डॉक्टर, नर्स, ड्रग, इक्विपमेंट, ब्लड बैंक, ये जब तक नहीं होगा तब तक डिलीवरी नहीं होती। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाते हैं तो डॉक्टर, नर्स, ड्रग होता है पर ब्लड बैंक नहीं होता। कई जगह डॉक्टर, ब्लड बैंक, ड्रग होता है तो नर्स नहीं होती, तो डॉक्टर कहता है नहीं आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो कहता है साहब इक्विपमेंट है पर काम नहीं कर रहा है। तो वो क्या होता है कि एक से वो दूसरे हॉस्पिटल को रेफ़र करते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है फिर वो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट को रेफ़र करता है। वो जो गरीब आदमी है वो दौड़ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, फिर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, इतना परेशान हो जाता है क्योंकि फैसिलिटीज़ हैं पर सारी चीज़ें मिल के काम नहीं कर रही हैं और इसलिए वो भाग के फिर प्राइवेट, गरीब आदमी तो इतना परेशान हो जाता है कि वो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है। तो ये पांचों चीज़ें, डॉक्टर, नर्स, ड्रग, इक्विपमेंट, ब्लड बैंक, चेन में जब तक नहीं फंक्शन करेंगे तब तक कई जगह गायनोकोलॉजिस्ट है, एनेस्थीसिस्ट नहीं है, जहाँ वो हैं तो ब्लड बैंक नहीं है, तो सिजेरियन डिलीवरी और कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी के अजीब के प्रोसीजर्स नहीं फुलफिल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नेंस में एक साथ जब तक नहीं आएंगी इन डिस्ट्रिक्ट्स में तब तक ये डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक हेल्थ इंप्रूव नहीं कर पाएगा। और इसी तरह कालाकुची मिनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मैं दिखाता हूँ, ये 2014 में बना था, 4 साल हो गए अभी तक नॉन फंक्शनल पड़ा हुआ है। और ग्वालपारा में ये हालत है हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स की, जहाँ पर कि आंगनवाड़ी सेंटर्स काम कर रहे हैं तो बहुत ही बुरी हालत में है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी तरह कई चीज़ें, बेसिक टेस्ट ब्लड ग्रुप के, हेमोग्लोबिन के, एनीमिया टेस्टिंग के अवेलेबल नहीं हैं डिस्ट्रिक्ट में, और टेस्ट डिजीज़ मलेरिया, टाइफाइड के टेस्ट नहीं है डिजीज़ के लिए, और जहाँ फैसिलिटी हैं अल्ट्रासाउंड, फंक्शनल एक्सरेज हैं पर वो अनअवेलेबल है, नॉन फंक्शनल है। तो पर यही चीज़ कई डिस्ट्रिक्ट्स में और कई स्टेट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ग्वालपारा में ही अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखते हैं तो बहुत ही टॉप क्लास और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल, फंक्शनल हॉस्पिटल बना है और बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। बरान में प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक मॉडल रूप से काम कर रहा है। दमोह डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में मॉडल न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत बढ़िया काम कर रहा है और मॉडल सिक न्यूनेटल केयर यूनिट बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। ये दिखाना ज़रूरी है कि इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में, इन्हीं जगह बहुत अच्छे काम हुए हैं। और बीजापुर छत्तीसगढ़ में वहाँ डॉक्टर्स नहीं थे और वहाँ के कलेक्टर ने वेबसाइट पे जाकर, डॉक्टर्स की वेबसाइट पे जाकर सोशल मीडिया का उपयोग करके, व्हाट्सएप ग्रुप को इन्वॉल्व करके हायर्ड स्पेशलिस्ट लिए और नेशनल हेल्थ मिशन में फ्लेक्सी फंड्स होते हैं उसको उपयोग करके डॉक्टर्स को 2.5 लाख रुपए दिए, उनकी वाइफ को जॉब दी, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिए, तो सारे डॉक्टर्स आए वहाँ। तो बीजापुर में जब ये बदलाव आ सकता है तो क्यों नहीं वहाँ और जगह आ सकता। और खांडवा मध्य प्रदेश का मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। खांडवा मध्य प्रदेश में वहाँ एक सेल्फ मोटिवेशन कैंपेन हुआ कुपोषण के खिलाफ, मैल न्यूट्रिशन के खिलाफ। वहाँ के कलेक्टर ने 162 आंगनवाड़ी में ये लॉन्च किया और बाई मंथली मेजरमेंट किया, चेक किया, अंडरवेट, सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रैकिंग की और सारे ICDS वर्कर्स को मोटिवेट किया और उसके साथ साथ एडिशनल सप्लीमेंट दिया जहाँ जहाँ ज़रूरत था। तो ये रिजल्ट दिखाता है कि जहाँ 162, आप खुद देखिए, लाल और ब्लू देखिए, जहाँ 162 आंगनवाड़ीज़ को जो उसने मॉनिटर किया, 4 महीने के अंदर अंडरवेट और सिवियर अंडरवेट 17% गिरा, मैल नरिशमेंट सिवियर अंडरवेट 28% गिरा केवल 4 महीने के अंदर। और जहां उसने मॉनिटर नहीं किया, जिन आंगनवाड़ीज़ को मॉनिटर नहीं किया, वहां केवल बदलाव 2% आया। तो जहां हम लोग मॉनिटर करते हैं, जहां हम लोग मोटिवेट करते हैं, जहां हम लोग ट्रैकिंग करते हैं, जहां हम लोग बाई मंथली मेजरमेंट लेते हैं और जहां एडिशनल सप्लीमेंट देते हैं, वहां 4 महीने के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसी तरह रामनाथपुरम में
वहाँ के कलेक्टर ने 100% ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि न्यूट्रिशन में पहले घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, पर केवल 40% ब्रेस्ट फीडिंग होती है। तो ये उन्होंने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग पहले घंटे में ज़रूरी है और बर्थ सर्टिफिकेट उसके बाद दिया जाएगा। बैंक अकाउंट खोला, रेगुलर रियल टाइम मॉनिटरिंग की और रामनाथपुरम में बहुत बड़ा बदलाव आया। इस गवर्नमेंट ने कई चीज़ें की हैं न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लॉन्च की जिस पे कि 2400 करोड़ खर्च किए हैं। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन प्रधानमंत्री जी ने अभी लॉन्च किया जिसमें 9100, और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम किया, रोटा वायरस एंड न्यूमोनिया वायरस वैक्सीनेशन दिए, कई चीज़ें। तो अगर हम देखते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स में भी कई जगह ये अगर आप देखते हैं तो बैंक अकाउंट खुले हैं पर फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम नहीं हुआ है। दूसरा मुद्रा लोन, हाँ, इन मुद्रा लोन केवल 25% लोगों को मालूम है। और कृषि के क्षेत्र में देखते हैं तो अवेयरनेस फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के लिए ज़रूरत लोगों को पता नहीं है कि उनको ये है इन डिस्ट्रिक्ट्स में। और सैम्पल डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं तो फार्मर्स आर स्टिल रिलाइंग ऑन देयर ओन टू डिसाइड। अभी सॉइल सैंपल कलेक्शन नहीं हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सॉइल टेस्टिंग लैब्स काम नहीं कर रही हैं। और मुंगेर में हमने देखा कि बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि वहाँ प्राइवेट सेक्टर ने मिल के कुछ मेजर मैकेनाइजेशन किया, और वहाँ कन्वेंशनल मेथड से जब नए मेथड पर आए तो फार्मर्स की इनकम डबल से ट्रिपल हुई है। और इसी तरह एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन से मूंगफली, धान और कपास में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और जब हम दांतेवाड़ा, मैं अभी 3 दिन पहले दांतेवाड़ा गया था, और दांतेवाड़ा में देखा तो बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि 3 यंग कलेक्टर्स ने बहुत चेंज किया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स को उपयोग करके उन्होंने कई चीज़ों में बदलाव किया है। एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने जो कि ऑटो रिक्शा चला रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में अर्निंग बढ़ी है 4.5 लाख रुपए राइस मिल्स के साथ। और वहाँ मधुमक्खी के पालन के लिए खादी विलेज इंडस्ट्री के साथ टाई अप किया गया, जिससे कि 45,700 फैमिलीज की इनकम बढ़ी। और एक ब्लैक पोल्ट्री, कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग जैसे जिसको कहते हैं, 151 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनकी इनकम बढ़ी। जो हैदराबाद के सुपरमार्केट्स के साथ उन्होंने टाई अप किया, तो कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग से इनकम बढ़ी। ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, तो इससे एक नया आदिम ब्रांड बना, जिससे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 20% ज़्यादा बन रहा है। और वहाँ छत्तीसगढ़ में जो सरस्वती साइकिल योजना है, उससे ड्रॉप आउट लेवल लड़कियों का बहुत गिरा है और सब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। और युवा रूरल BPO खुला, जो एक 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने आके वहाँ खोली। और एजुकेशन सिस्टम में, और ये जाकर देखने लायक है वहाँ क्या काम हुआ है। आस्था स्कूल में जो काम हुआ है, वहाँ के बच्चे बहुत बढ़िया, और पूरी टीचर्स की कमी तो उन्होंने पूरी टीचर्स को आउटसोर्स कर दिया, और गोवा, केरला, तमिलनाडु के टीचर्स आके वहाँ पढ़ा रहे हैं इस समय, और बहुत ही बदलाव आया है। तो CSR और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स को उपयोग करके ये आस्था स्कूल बनाया गया है। और दिव्यांग बच्चों से के लिए, जो कि ये आस्था स्कूल नक्सल अफेक्टेड बच्चों के लिए और जो मेल नरिश बच्चे हैं उनके लिए ये साक्षम स्कूल खोला गया है। तो ये मैंने देखा कि कई जगह बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है। और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स और MLAs और MPs ने सब ने मिल के काम किया है इसमें, तो एक इन डिस्ट्रिक्ट्स में एक मास मूवमेंट की ज़रूरत है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है, MP लैड फंड को उपयोग करने की, MLA फंड्स को उपयोग करने की ज़रूरत है, और चैम्पियंस ऑफ चेंज आइडेंटिफाई करके उनको ले जाने की ज़रूरत है। और ये बदलाव आ सकता है, जैसे कि स्वच्छता मिशन में हमने देखा, जब कंपेयर किया तो नेशनल सैनिटेशन कवरेज करीब 79% है, पर इन डिस्ट्रिक्ट्स का, ये 115 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनका परफॉर्मेंस 75% है, 75%। तो अगर दृढ़ निश्चय हो, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, कांस्टेंट मॉनिटरिंग हो, तो ज़रूर बदलाव आएगा। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहता था कि इंडिया कभी भी 9-10% से आगे नहीं बढ़ सकता। कभी अगर बदलाव लाना है तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को बदलना ज़रूरी है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, यंग कलेक्टर्स को पोस्ट करना ज़रूरी है, उनको एम्पावर करना ज़रूरी है, जैसे छत्तीसगढ़ में किया गया। और
जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं एक दूसरे से सीखने का ज़रूरी है। कई चीज़ें जो तमिलनाडु में हैं वो हम सीख सकते हैं, जो चीज़ केरला में वो सीख सकते हैं, और डेवलपमेंट को एक मास मूवमेंट करने का ज़रूरी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे अप्रैल 14 को, और जो जहां सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, और उन्होंने कहा हर 6 महीने पर मैं एक बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा। और इसी के साथ ये लक्ष्य है कि अगर हमको इनको बदलना है, पूरे देश को एक आह्वान किया गया है कि देश को अगर 75 सालगिरह में एक नए भारत का निर्माण करें जो विकसित देशों की श्रेणी में हो, तो इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स, इन 115 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है, और हम एक दूसरे से सीख कर मिल के आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।